नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य क्रॉनिकल में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच्चाई, रहस्य और इतिहास के वो पहलू जिन्हें अक्सर दुनिया नजरअंदाज कर देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में हुए उस घटनाक्रम की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 8 और 9 सितंबर 2025 को नेपाल की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। जनरेशन झेड के युवा जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करते थे, अचानक गुस्से के ज्वालामुखी में बदल गए। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए गोलियां चलाईं। कम से कम 18 से 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ मासूम स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। मंत्रियों के घरों में लूटपाट हुई, एयरपोर्ट ठप पड़ गए और देश ठहर सा गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यह बगावत यहीं खत्म नहीं हुई। 10 सितंबर की रात तक पूरे देश में तनाव बना रहा और आखिरकार 11 सितंबर को नेपाली आर्मी को दखल देना पड़ा और राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन देश का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जनरेशन जेड पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की मांग कर रही है। कुछ ग्रुप्स इसे हाईजैक बता रहे हैं और विदेशी फंडिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। क्या यह क्रांति सफल होगी या फिर अराजकता? आज की इस वीडियो में हम 8 से 9 सितंबर के एक्सीडेंट्स और हिंसा को हाईलाइट करेंगे। फिर इतिहास में डाइव करेंगे, जिंजी की बैक स्टोरी, प्रोटेस्ट का डे बाय डे ब्रेकडाउन, कंक्लूजन और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अंतरिम गवर्नमेंट अफेयर्स और फ्यूचर पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 दिनों की जो नेपाल के इतिहास में काले अध्याय बन गए। 8 और 9 सितंबर 2025। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही हिंसक हो गए। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर हजारों जनरेशन झेड युवा उतरे। वे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। अचानक आंसू गैस के शेल दागे गए, वाटर कैनन चलाए गए और फिर रबर बुलेट्स और लाइव अम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ किशोर भी शामिल थे। एक 16 साल का लड़का जो सिर्फ दोस्तों के साथ आया था, गोली लगने से मर गया। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए और डॉक्टरों ने आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और कई जगहों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके गए। यह नज़ारे दिल दहला देने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे बीबीसी और रॉयटर्स ने इसे कवर किया और ह्यूमन राइट्स वॉच ने पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा की। फिर 9 सितंबर को हालात और बिगड़ गए। मौतों की खबरों ने गुस्से को और भड़का दिया और प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और संसद भवन पर धावा बोल दिया। बैरिकेड्स तोड़े, अंदर घुसे और आग लगा दी। संसद की लाइब्रेरी, ऑफिस रूम्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज सब जलकर राख हो गए। मंत्रियों के घरों पर हमले हुए। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का घर लूटा गया, जहां फर्नीचर तोड़ा गया और आग लगाई गई। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर पर मोलोटोव फेंके गए। पुलिस ने फिर गोलीबारी की। मौतों की संख्या 19 से 20 तक पहुंच गई और घायलों की संख्या 1033 हो गई। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। सड़कें ब्लॉक हो गईं और काठमांडू युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। हर तरफ धुआं, आग और चीखें। एक बड़ा हादसा तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने एक मीडिया ऑफिस पर हमला किया और पत्रकारों को घायल कर दिया। 40 से ज्यादा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक परिवारों को निशाना बनाया गया। शाम होते होते दबाव में सरकार झुक गई। सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया, लेकिन प्रदर्शन थमे नहीं। ये 2 दिन नेपाल के लिए त्रासदी साबित हुए, जहां जनरेशन जेड की आवाज खून से रंग गई। अब जनरेशन जेड की बात, ये वो युवा हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए और डिजिटल दुनिया में बड़े हुए। सोशल मीडिया उनकी सांस है। ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और इक्वालिटी के लिए इनकी लड़ाई पहले भी नेपाल में गूंज चुकी है। 2020 में कोविड मिसमैनेजमेंट और वैक्सीन घोटाले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे और #इनफ इज इनफ ट्रेंड हुआ। 2021 में क्लाइमेट मार्च हुआ, जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर से प्रेरित था, पेड़ कटाई और प्रदूषण के खिलाफ। 2023 में टिकटॉक बैन रिवर्स हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा, VPA कैंपेन की वजह से। 2024 में जॉब क्राइसिस स्ट्राइक्स और विश्वविद्यालय हड़तालें हुईं, आर्थिक मंदी के खिलाफ। सब ऑनलाइन, अनऑर्गेनाइज्ड मिसाज, सेफ
नेपाल हैगटग्स एंड नेपोटिज्म हैटग्स यूथ फॉर चेंज। ये जीन्स जी पुराने सिस्टम से तंग आ चुकी है। वे कहते हैं हमारी आवाज सोशल मीडिया है, इसे छीनना आजादी छीनना है। वैश्विक इंस्पिरेशन बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या के आंदोलनों से 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल ऐप्स बैन किए। फेक न्यूज टैग्स, साइबर क्राइम के नाम पर फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप सब शामिल। लेकिन जनरेशन जेट के लिए यह सेंसरशिप वीपे से कैंपेन शुरू। हैग्स लिफ्टेड बैन, हैकसेट्स नेपाल छजे रेवोल्यूशन ट्रेंड, डायस्पोरा नेपाली विदेश से सपोर्ट और 8 सितंबर को विस्फोट। 8 सितंबर काठमांडू में तूफान। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कॉल्स, हजारों जंजीर सड़कों पर, प्ले कार्ड्स, बैन हटाओ, करप्शन खत्म, जॉब्स फॉर यूथ, नो नेपोटिज्म। शांत मार्च लेकिन पुलिस ने रोक लिया। आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, फिर गोलियां। 19 मौतें शुरू में, लेकिन अब 20 तक। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे मारे गए। एक 14 साल की लड़की गोली से घायल हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 300 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और वाहन जला दिए। ये हादसे दिल दहला देने वाले थे। एक वीडियो में पुलिस एक घायल को पीटते हुए दिखी। ओली ने जांच का ऐलान किया, लेकिन गुस्सा और बढ़ गया। कर्फ्यू लगा, लेकिन जनरेशन जेड वीपीए से जुड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में गार्डियन ने जनरेशन जेड स्पीक आउट आर्टिकल लिखा। 9 सितंबर को आग और खून का मंजर था। 20,000 से अधिक लोग संसद पर टूट पड़े। आग लगाई और लाइब्रेरी जलकर राख हो गई। मंत्रियों के घर लूटे, प्रचंड का घर जहां परिवार भागा, गुरूम का घर मोलोट से जला। पुलिस की गोलियां, मौतें 20 हो गई, 103 घायल, एयरपोर्ट बंद, सड़कें, युद्ध क्षेत्र। ओली इस्तीफा बैन हटा, लेकिन हिंसा के एक्सीडेंट्स। 40+ MP इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक। मीडिया ऑफिस जला, पॉलिटिकल फैमिलीज टारगेट, नेपो किड्स के घरों पर हमले। अलजीरा ने लाइव कवर किया। सिन जनजेड आउटकम रिपोर्ट। 2 दिनों का निष्कर्ष, सरकार झुकी, बैन हटा, ओली बाहर। लेकिन 20 मौतें, अरबों का नुकसान। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने निंदा की। एमनेस्टी ने अत्यधिक बल कहा, जनजेड की जीत। लेकिन खूनी अर्थव्यवस्था, प्रभावित स्टॉक मार्केट, डाउन टूरिज्म हिट, राजनीतिक वैक्यूम। क्या नई सरकार बनेगी? अब 11 सितंबर तक अपडेट्स। नेपाली आर्मी ने कंट्रोल लिया। कर्फ्यू, पेट्रोलिंग, एयरपोर्ट, रिपोर्ट रीओपन। लेकिन सख्ती, आर्मी चीफ प्रभुराम शर्मा ने प्रोटेस्टर्स से मीटिंग की। रात भर बातें, शांतिपूर्ण समाधान की अपील। जनरेशन जेट ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम प्रस्तावित किया गया। वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस और एंटी करप्शन फाइटर हैं, जो 2015 में सक्रिय हुई थीं। अगर बनी तो वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार की जांच और युवा प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जनरेशन जेड में असहमति दिखी। कुछ ग्रुप बाहर आ गए। आर्मी हेडक्वार्टर पर भी प्रदर्शन हुए। कार्की को रिजेक्ट किया गया क्योंकि कुछ लोग पुराने सिस्टम से बदलाव चाहते थे। कुछ चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए उसिष्ट हिंदू राष्ट्र ट्रेंड हुआ। लेकिन मुख्य जनरेशन जेड ने खुद को अलग कर लिया। ओली ने जनरेशन जेड को ओपन लेटर लिखा, आपके मासूम चेहरों का इस्तेमाल विदेशी तत्व कर रहे हैं। मौतों की संख्या 20 और घायलों की संख्या 1033 पहुंच गई। तीसरे दिन में इंटेंसिटी कम हुई, लेकिन आर्मी ने चेतावनी दी कि वैंडलिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में भारत अलर्ट पर है। बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चीन चिंतित है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका पर शक जताया जा रहा है और विदेशी फंडिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेंड बदल रहा है। बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा कि कुछ ग्रुप्स विदेशी फंडेड हैं और प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं। विकिपीडिया पर 2025 नेपाली जनरेशन जेड प्रोटेस्ट्स पेज बन चुका है, जहां डिटेल्स लगातार अपडेट हो रही हैं। अंतरिम गवर्नमेंट अफेयर्स की जिम्मेदारी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ली है और अंतरिम सेटअप बनाएंगे। अगर कार्की बनी तो एंटी करप्शन फोकस रहेगा और 6 महीने में नए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन जनरेशन जेड इससे भी ज्यादा चाहती है। नेपोटिज्म एंड कानून, जहां नेताओं के परिवार राजनीति से बाहर, हिंदू राष्ट्र, कुछ ग्रुप्स की मांग। लेकिन मुख्य जेड सेकुलर क्या होगा? राजनीतिक चेंज, न्यू पार्टियां जैसे यूथ अलायंस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक जॉब्स, स्किल्स प्रोग्राम्स, स्टार्टअप फंडिंग, सोशल इक्वालिटी, एनवायरमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म चैलेंजेस। अगर हिंसा तो मार्शल लॉ, माओवादी रिटर्न, पुराने विद्रोही सक्रिय हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है।
भारत के साथ ट्रेड प्रभावित हो रहा है, चीन के BRI प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका से मानवाधिकार को लेकर कड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर जनरेशन जेड एकजुट रही तो नेपाल का चेहरा बदल सकता है। न्यू नेपाल का सपना अब सिर्फ नारे में नहीं बल्कि शांतिपूर्ण रणनीति से हकीकत में बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2006 के जन आंदोलन ने देश को नया संविधान दिया था। फर्क बस इतना है कि इस बार जनरेशन जेड सोशल मीडिया से और भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक चेतावनी भी है, विदेशी इन्फ्लुएंस से सावधान रहना होगा, वरना आंदोलन की दिशा बदल सकती है। कुल मिलाकर यह क्रांति नेपाल को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए एकता और ठोस रणनीति बहुत जरूरी है। दोस्तों, नेपाल की यह कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि एक पीढ़ी कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि जेन जेड इस बार सफल होगी? अगली अपडेट में हम आपको नेपाल की ताजा स्थिति और इस आंदोलन के अगले चरण के बारे में बताएंगे। बने रहिए रहस्य क्रॉनिकल के साथ। धन्यवाद।